चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान व्याख्यान कर रहे हैं। वहां कीड़े भी पड़ गए गैंग्रीन जैसा, तो पता लगते गंदी गलियों में घुस के उस मां और बहन की सेवा करने का काम श्री राम ही तो कर सकते हैं। घर में नाराजी, गंगा जल के स्नान, कथा के विस्तार में मैं नहीं जाना, लेकिन बचपन से यह भाव, जात पात का भेद नहीं, इंसान इंसान में कैसे भेद किया जा सकता है। मानवीय गरिमा किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो एक है, उस भाव का बचपन में प्रकटीकरण, सेवा का भाव, लेकिन देश की स्वतंत्रता का भाव, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले भी जाए, भले ही जाए। और जब श्री राम के हाथों से झंडा छीनने की कोशिश हुई, दांत में दबा लिया, बेहोश हो गए पिटते पिटते, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। इसलिए श्री राम मत हो गए, श्री राम मत। रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महर्षि अरविंद घोष हो, समकालीन महापुरुष पंडित महामना मालवीय, दीक्षा उनसे 15 साल की उम्र में ली। समकालीन महापुरुषों से उनके संवाद, उनका संपर्क, कई बार जेल गए आजादी की लड़ाई में, लेकिन एक चिंता हमेशा गुरुदेव को कि आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आजादी के बाद होगा क्या। केवल आजादी पर्याप्त नहीं है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, नव निर्माण की आवश्यकता है। और इसलिए फ्री अभियान में मैं जो मानता हूं कि आजाद हो गए और दिशाहीन हो गए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नव निर्माण, सही दिशा में, पुरानी नींव नया निर्माण, ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए लोग चाहिए, और लोग कैसे चाहिए? देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज के सेवा करने वाले लोग चाहिए। राष्ट्र महान कैसे बनेगा? जब व्यक्ति ठीक होंगे। और इसलिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया। और हम में से कितने बदल गए, कितने बन गए? एक नहीं, अनेकों। मैं तो छोटा सा था, गांव में पैदा हुआ, नर्मदा जी के तट पे मेरा गांव जैत। साधु संत परिक्रमा करने आते थे, जैसे गंगा मैया है वैसी नर्मदा मैया, मध्य प्रदेश वाले जानते होंगे। मां मान के हम पूजा करते हैं, वैसे भी हमारे लिए नदियां जलवाहकाएं नहीं है, पवित्र माताएं हैं हमारी। मैं साधु संतों की संगत करने की कोशिश करता, लेकिन मन में बेचैनी रहती। वैसे में ही एक दिन मेरे हाथ अखंड ज्योति लग गई, अखंड ज्योति। मैं तब भी पूजा पाठ करने की कोशिश करता था जितना मुझसे बनता था, लेकिन दिशा नहीं थी। अखंड ज्योति मैंने पढ़ी तो एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा, एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा। और मेरे बाल मन ने तय किया कि नहीं, रास्ता तो यही ठीक है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार और दूसरी तरफ अखंड ज्योति। मैंने अखंड ज्योति में जो विधि लिखी थी उससे ही गायत्री की साधना प्रारंभ कर दी, मां गायत्री की। जैसा मुझसे बनता मैं करता,
रोज पूजा करता, उपासना करता, साधना करता, मतलब मंत्र का जप करता, और आनंद का निर्झरना झरझर झरने लगता, आनंद आने लगता। और फिर मन में प्रबल उत्कंठा पैदा हुई, भाई गुरुदेव से मिलना है। ये क्रांति बीज है, लेख नहीं थे। आप एक व्यक्ति को सोचो तो, वो समाज सुधारक, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो क्रांतिकारी, वो साधक, वो लेखक, वो चिंतक, वो कवि, वो लोगों की जिंदगी बदलने वाले, वो संत, वो महापुरुष। मुझे लगा कि शिवराज मिलना तो है, अब मिलूं तो कैसे मिलूं। भोपाल में पढ़ता था, गांव से भोपाल भेज दिया गया था। तो एक दिन पता चला कि गायत्री शक्ति पीठ की स्थापना उस समय हो रही थी, 80-81। और कार्य पूर्ण होने के बाद शक्ति पीठों का उद्घाटन करने, प्रारंभ करने परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे थे। तो मैं भोपाल में, मुझे पता चला होशंगाबाद आने वाले। मैं इनका मन की मुराद पूरी हो गई, अब दर्शन होंगे। मैं प्रतीक्षा करने लगा उस दिन की। भोपाल से बस में बैठा, होशंगाबाद उतरा, एक लॉज में रुका। शाम को परम पूज्य गुरुदेव आए सेठानी घाट पे, जो होशंगाबाद को जानते होंगे, मध्य प्रदेश वाले को जानते होंगे। उनके प्रवचन, उद्बोधन, मार्गदर्शन जो भी कहिए, मैं सुनने पहुंच गया। दूर बैठा था, एक टक उनकी तरफ निहार रहा था। उनकी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा था। उनको सुनता रहा, सहज सरल भाषा में उनकी वाणी का प्रवाह जैसे कानों में अमृत घोल रहा हो। मैं एकटक उन्हें निहारता रहा, सुनता रहा, लेकिन मिल नहीं पाया। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से उनको दीक्षा देना था। मैं लाइन में जाके खड़ा हो गया। लाइन लंबी लगी थी, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते, गुरुदेव चंदन का टीका माथे पर लगाते, और मैं कल्पना ही कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा और टीका लगेगा तो क्या होगा। वो क्षण आ गया। मैंने अपनी गर्दन झुकाई, उनने अपनी आंखें उठाई, और उनकी नजरें मेरी नजरों से मिल गई। मैं एक टक निहारता रहा, वो एक क्षण देखते रहे। ऊर्जा का स्रोत जैसे मेरे शरीर के अंदर फूट पड़ा। तो धीरे से उनकी उंगली चंदन के पात्र में गई, उंगली उठी, और जैसे ही माथे को स्पर्श किया, वो स्पर्श गुरुदेव की आंखें वैसी की वैसी मुझे सदैव दिखाई दे, सदैव। कई दिनों तक मैंने ये घटना बताई, लेकिन बाद में कहा दिल ने कि इसको छुपाने से क्या फायदा। अद्भुत क्षण, मेरी जिंदगी का सौभाग्यशाली क्षण। और मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला क्षण। और आज भी जब यहां घुसा तो गुरुदेव दिखाई दिए, उनकी आंखें जैसे मुझे ही देख रही।
पहले मैं सोचता था कि गलतफहमी तो नहीं है शिवराज, कई बार भाव से सोच लेते तो हो जाता है। अब कोई कुछ भी माने, मुझे तो गुरुदेव देखते हैं और मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं और काम करने निकल पड़ता हूं। जिनको मानना माने, नहीं मानना नहीं माने, मुझे क्या लेना मैं मस्त हूं, मस्त की तरह मस्त, आनंद आता है और रोज काम में जुट जाते हैं। उसके बाद कई तरह की घटना हुई। एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं, मैं बहुत दार्शनिक नहीं बोल रहा। हमारे गांव में मलुआ भैया था, जाति के चर्मकार थे। और उस समय जब मेरा बचपन था, यहां से लगभग 47-48 साल पहले की बात कर रहा हूं, गांव में जाति भेद, छुआछूत बहुत थी। मलुआ के घर बहुत दिनों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। संतान पैदा नहीं हो रही थी, कई वर्षों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। मैं गांव में क्या करता था, एक्टिव था, तो धार्मिक गतिविधियों में लगे रहते थे। तो गांव में, मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित थी अखंड रामायण, 24 घंटे का पाठ होता था। रामचरितमानस का तुलसीदास गा के बजा के आनंद से रात में पढ़ते थे और दिन में जल्दी जल्दी पढ़ के कैसे पूरा हो जाए उसकी कोशिश होती थी। अच्छा, ज्यादा पैसा लगता नहीं था, 10 रुपया में पूरी रामायण की, अखंड रामायण हो जाती थी। घी का दीपक जलाना है, पंडित जी को 1.25 रुपया देते थे उस समय, नारियल, ज्यादा कुछ लगता नहीं था। तो हम उसके लिए चंदा करते थे, पैसा इकट्ठा करना पड़ता। अठन्नी 1 रुपया, 10 रुपया हो गया, अखंड रामायण का पाठ करा दिया। मलुआ के घर बेटी हुई तो मलुआ ने मुझे कहा, भैया जिस भाषा में कहा, मैं भी रामायण जी में चंदा दे सकूं है का? अरे मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते, देव। बोले हाँ, मेरे घर बेटी आई है, बहुत दिन बाद संतान पैदा हुई है। मैं 2 रुपया का नोट उस समय चलता था, वो मलुआ ने मुझे दिया। मैं छोटा था, गांव में बात फैल गई कि रामायण हो रही है और मलुआ ने चंदा दिया है। मेरी पेशी हो गई, चंदा वापस कर, हम मर गए। इतने लोग मलुआ के कैसे दे? बहन का चंदा तो वापस नहीं होगा। अखंड रामायण तो मलुआ के 2 रुपये से होगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं डांटा गया, फटकारा गया मुझे, लेकिन मैंने मलुआ के रुपये से रामायण की कि मारना है मार लो, पीटना पीट लो, ये भेदभाव सहन नहीं कर सकता। आखिर मलुआ सोचेगा क्या कि मेरी रामायण, मेरी खून पसीने की कमाई का पैसा नहीं लग सकता रामायण। डर नहीं लगा क्योंकि गुरु जी की आंखें दिख रही थी। गांव में उस समय किसान मजदूरी पर लगाते थे हरवाहे और चरवाहे। हरवाहे का मतलब जो हल चलाता है, बखर जोतता है, अब तो ट्रैक्टरों ने जगह ले ली। और चरवाहा का मतलब जो पशुओं को, गाय को, बैल को, भैंस को चराने का काम करता था। चरवाहे छोटे छोटे बच्चे होते थे, 10-12 साल के। हमारे यहां चरवाहा था बुद्धा। सर्दी के दिन थे, बुद्धा एक दिन देर से आया और उस समय कोई काम के घंटे तय नहीं थे। सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना पड़ता था, वो अन्याय था। सर्दी के दिन में बुद्धा देर से आया तो मेरे चाचा जी ने बुद्धा को बहुत बुरी तरह डांटा। वो शब्द बयान नहीं कर सकता। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरी दादी माँ ने कहा, बेटा ठंड बहुत है, रजाई ओढ़ के सो जा, ठंड लग जाएगी। मेरा मन बेचैन हो गया कि बुद्धा डांट खा रहा है। बुद्धा के गाल टेढ़े हुए थे, पांव में बीमारियां फटी हुई थी और मुझे कहा जा रहा है कि रजाई में सो जा। मुझे लगा ये ठीक नहीं है।
गुरुजी की आंखों ने जैसे फिर देखा। और मैंने मजदूरों को इकट्ठा करने की कोशिश की और मैंने कहा काम के घंटे तय होना चाहिए और ये ठीक नहीं है। पहले नाप के मजदूरी कूड़े में और पाई में देते थे, यहाँ मुझे पता नहीं अलग अलग, हमारे यहाँ कहते थे कूड़ा मतलब एक बर्तन होता था नापने का जिसमें 5 किलो से ज्यादा अनाज आता था और एक पाई होती थी जिसमें 1.25 किलो के आसपास अनाज आता था। तो दिन भर काम की 2.5 पाई, मैंने कहा इतना ही अन्याय है, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। तो वो बोले मुझे कि भैया कैसे हो सकता है ये? मैंने कहा आंदोलन करेंगे। बोले आंदोलन से क्या होगा? मैंने कहा करके तो देखो। तो हमने कुछ मजदूर इकट्ठे हुए, कुछ नहीं हुए। बिजली थी नहीं गांव में, गैस बत्ती जलाई, पेट्रोमैक्स मेंटल बांध के घासलेट के तेल से जलती थी। 20-25 मुश्किल से मजदूर इकट्ठे हुए, एक ने सिर पे गैस बत्ती रखी और मैं साथ साथ, बाकी पीछे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। लेकिन जैसे जुलूस मेरे घर पहुंचा, घर के दरवाजे के पास, तो लठ लेके कक्का जी आ गए, बोले हाँ मैं देता हूं। गैस बत्ती भेज बांट के मजदूर तो भग गए, मैं फंस गया। उसके बाद जो पिटाई हुई है मैं ही जानता, मैं फिर भोपाल भेज दिया गया। किसानों ने कहा कि मेरे पिताजी को बाबूजी कहते थे, बाबूजी जो था तो बिगाड़ रहा हूं मजदूरों से। लेकिन गुरुजी की आंखें फिर दिखाई दी, प्रेरणा मिलती गई कुछ कर। ये मनुष्य जीवन काहे के लिए? केवल पेट भरने के लिए नहीं है। और उसी में से मैं काम करते करते, देखिए अजब तरह के संयोग है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं राजनीति में काम करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। लेकिन फिर जैसे मुझे प्रेरणा दी गई कि अगर ज्यादा काम प्रभावी करना तो केवल आंदोलन से क्या होता है, अगर अधिकार होंगे तो बेहतर सेवा कर पाएगा। और इसलिए राजनीति में प्रवेश कभी सोचा नहीं था, और वो भी गजब तरीके से हुआ। मुझे कहने में आनंद और प्रसन्नता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्कार की। जेल भी मैं आपातकाल में गया, जेल से निकल के मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, काम बहुत कमजोर था। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से था, तो वहां पार्टी हारती थी, तो मुझे लगा कि हाँ डट के काम करना चाहिए। और नहीं तो अपन काहे के कार्यकर्ता थे, तो मुझे लगा क्या काम हो। मुझे फिर आज परिवार के सामने मुझे बताने में कोई संकोच नहीं, फिर मुझे गुरुदेव की चमकती हुई आंखें दिखाई दी और लगा कह रहे उतर जा। अरे मैंने काम शुरू किया तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया था। हमने तय किया कि यहां अन्याय हो रहा है। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, यहां करना भी नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार थी तो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और पार्टी का काम जमाना चाहिए। क्या करें? तो मन में भाव आया कि पद यात्रा करो, वो लोगों को जोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। अब पद यात्रा में मेरी कोई राजनीतिक हैसियत तो थी नहीं, मैंने तय किया मैं पद यात्रा करूंगा सलकनपुर से। सलकनपुर में देवी जी का मंदिर, तो पार्टी के बहुत इक्का दुक्का कार्यकर्ता तो उन्होंने कहा तेरी पद यात्रा में कौन आएगा भैया, काय को फालतू परेशान हो रहा है पद यात्रा में। मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। तो 2 लोग हम, एक मैं था, एक पटवा करके एक बच्चा था, एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला। हम दोनों निकले देवी जी की पूजन करके। गांव में जाते तो मैं नारे लगाता तो वो जवाब देता, वो नारे लगाता तो मैं जवाब देता। धीरे धीरे लोग कहते क्या बात है भाई, माइट तो थे नहीं, हम वैसे कहते बहुत अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, यहाँ भ्रष्टाचार है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है। कुछ को समझ में आता, कुछ को नहीं आता, कुछ कहने लगे नहीं बात तो सही कह रहा है लड़का। फिर पगले कहीं मिल ही जाते हैं, हमारी उम्र के जुड़ने लगे। उन्होंने कहा कि यार दूसरे गांव जा रहे हैं तो चलो हम भी संग चलते हैं।
तो 2 के बजाय 5-10 अंक चलने लगे। अब 5-10 जब गांव में जाके नारे लगाए तो 25 इकट्ठे होने लगे। तो फिर मंदिर पे, गांव के चबूतरे पे या चौगान में जहां मौका मिलता वहां बिना माइक के हम भाषण देने लगे। अब पता चला कि 5-10 के बजाय 25-25, 30-30 चलने लगे। एक गांव में हम प्रवेश कर रहे थे तो पता चला कि वहां माइक लगा हुआ और कोई अनाउंस कर रहा था कि वीर बालक शिवराज सिंह आ रहा है, आइए सभा सुनने। मैंने कहा यार अपने लिए है क्या ये? तो सही में माइक लगा दिया। बोले हमने सुना कि लड़का बात अच्छी करता है तो गला बैठ गया बोल बोल के, तो माइक लगा दो। तो माइक लग गया था। एक गांव से दूसरे गांव छोड़ने वालों की संख्या 25-50 हो गई। फिर हम गांव गांव में सूची बनाने लगे, कौन कौन साथ है वो सूची बनने लगी। और फिर वहीं हम आह्वान करने लगे 4 अप्रैल, अभी तक मुझे याद है, चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। फिर 2-4 ऐसे मिल गए कि भाई साहब दीवार पर लिख देते हैं 4 अप्रैल चलो बुधनी, तो नील घोल के डिब्बा में और जगह जगह लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। 45 दिन में पैदल चला, जब चले थे तब 2 थे और सबको हम आह्वान करते हुए चल रहे थे कि 4 अप्रैल चलो बुधनी। तो मैंने उस समय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको फोन करके निवेदन किया कि मेरी पदयात्रा चल रही तो उसके समापन में आप आएंगे क्या? तो मुझे उन्होंने डांट दिया कि बुधनी में 4 तो आदमी इकट्ठे होते नहीं, मुझे कह रहा आएंगे, मैं नहीं आता। कोई नेता आने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पदयात्रा समाप्त हुई तो 7,000 लोग पदयात्रा के समापन में आए। मैं अकेला ही चला था, जान गए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। धीरे धीरे नाम चर्चा में आने लगा, नेता बन गए। और अगली बार जब चुनाव की बारी आई, मैंने बीच में बहुत आंदोलन किए तो लोगों ने कहा कि नहीं वो चुनाव तो शिवराज को ही लाओ। तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि लड़ू, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया, हम विधायक बन गए। फिर गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के बैठे, अब क्या करें? तो फिर चमकती आंखें दिखाई दी। 1.25 साल बाद सांसद का चुनाव लड़ा दिया हमने। क्या हुआ कि अटल जी 2 जगह से लड़े थे, श्रद्धेय अटल जी, एक लखनऊ और एक विदिशा, और दोनों जगह से जीत गए। जीत नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जहां से ज्यादा वोट से जीतूंगा वो सीट अपने पास रखूंगा। तो लखनऊ से जीते 1,16,000 वोट से, विदिशा से जीते 1,04,000 से। अच्छा, उस समय क्या हुआ, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में थी, पटवा जी चीफ मिनिस्टर थे, तो लेकिन 40 में से छत्तीसगढ़ एक था अफसर, 40 में से 28 सीटें भाजपा हार गई थी, केवल 12 जीत पाई थी। तो पार्टी के सामने चैलेंज था कि ये विदिशा खाली हो रही है, जीतना जरूरी है। तो फिर मुझे बुलाया और कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा अभी 1.25 साल तो हुआ नहीं विधायक बने, जब क्षेत्र में सेवा करने, तो मैं तो अभी विधानसभा में रहूंगा। फिर मुझे डांट के कहा कि नहीं लड़ना पड़ेगा। तो हमने फिर हाथ जोड़े, तो फिर गुरुजी की आंखें दिखाई दी, हम चुनाव लड़ लिए, जीत गए, तो लोकसभा में आ गए। फिर एक बार नहीं 5-5 बार आए, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। और उसके बाद फिर पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा थी, नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बन गए, तब से काम कर रहे हैं। लेकिन मन में हमेशा उनकी प्रेरणा से और संघ के संस्कारों से एक ही बात रही कि एक एक क्षण का उपयोग कर सकता है। मैं ये बात कहीं बाहर के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि महिमा मंडित करना कभी भी उचित नहीं होता। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है मनुष्य का, वो भाव सवाल ही नहीं। लेकिन चूंकि परिवार में बात हो रही थी, इसलिए शायद पहली बार इतना विषय मैंने निकाला, नहीं तो मैंने कभी इस तरह का विषय नहीं निकाला। लेकिन मन में एक ही चीज के एक एक क्षण का उपयोग करना है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए।
उसी प्रेरणा से फिर एक नहीं कई योजनाएं आती है। हम उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए, अगर हम अपने 7 आंदोलनों की बात करें तो पहला साधना। अब इसी बीच में हमें साधना भी मिल गई। अब वो भी इशारे हुआ। लेकिन एक नित्य साधना कभी न छूटे। एक जो काम करते हैं जनता की सेवा के, वो भी साधना मान के करते हैं, और दूसरे मां की साधना, उपासना। और रोज जब मैं अपने पूजा मंदिर में होता हूं, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, वो वैसा का वैसा मुझे देखते जैसा पहली बार उन्होंने मुझे देखा था। रोज, और न केवल देखते हैं बल्कि वो उंगली आती है, माथे से लगती है और सिहरन सी उठती है, और मैं फिर ऊर्जा से भर जाता हूं और काम करने निकल पड़ता हूं। लेकिन मां की उपासना भी करता हूं, और ये कोशिश भी करता हूं कि अनेकों आध्यात्मिक काम सरकार स्वयं करे। इसलिए हमने एक नया विभाग बनाया, आनंद विभाग, मध्य प्रदेश में। हमने तय कि रोटी कपड़ा मकान धन दौलत क्या कुछ भंडार अकेले उससे व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। आनंद अंदर से निकलने वाली चीज है, उसका धन दौलत से कोई संबंध नहीं है। मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन अनेकों प्रयोग हमने ऐसे किए। अभी कल जब मैं आया तो श्रीदेव चिन्मय जी को हमने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाने वाली, उसकी रेप्लिका भेंट की, क्योंकि उनको गुरु मिले थे गोविंद गौड़पाद जी ओंकारेश्वर में। अद्वैत वेदांत संस्थान वहां बनेगा। महाकाल महाराज के परिसर को अलग ढंग से बनाने का काम हो रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जनता की सेवा साधना है। और इसलिए मेरे दिमाग में एक एक क्षण भी बेकार ना जाए, और रोज रात में सोचता हूं कल क्या करना है। दूसरे दिन ये कि प्रार्थना यही करता हूं कि आज का दिन सफल रहे, बेकार नहीं चला जाए, कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। वो कई तरह की योजना है, उसको इंप्लीमेंट करने का भाव मन में रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा, कैसे और बेहतर करें। इस साल नए विद्यालय कुछ खोल रहे हैं जो संस्कार भी देंगे, ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना, जो काम यहां होता है। मतलब ये अद्भुत है। हमारा विश्वविद्यालय जिस ढंग से शिक्षा दे रहा है, मैं तो चमत्कृत हूं। और बेटा बेटियां बैठे, ये सचमुच में जीवन बदलने का अभियान है। और सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चों कि तुम यहां आ पाए हो। लेकिन बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है, और इसलिए सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा कैसे मिले, हमारी चिंता है। मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा। हम 15, 20, 25 गांव के बीच में एक स्कूल बना रहे हैं, शासन प्रारंभ कर रहे हैं। अभी क्या गांव गांव में पॉपुलर डिमांड होती थी, हमारे हाई स्कूल खोल दो, हायर सेकेंडरी खोल दो। हमने खोले भी बहुत, कॉलेज भी मैंने बहुत खोले। मैंने कहा शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए, शहरों में आके नहीं पढ़ सकता गरीब आदमी, किराए का कमरे के पैसे नहीं। तो हमने खोले काफी, लेकिन मुझे लगा गुणवत्ता विहीन विद्यालय की संख्या बढ़ाने से क्या, गणित के विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है गांव में। फिर तो हमको लगा कि 15, 20, 25 गांव के बीच में एक स्कूल, 5-7 हजार बच्चे पढ़े,
लैब हो, लाइब्रेरी हो, प्लेग्राउंड हो, स्मार्ट क्लास हो, संस्कारों की शिक्षा देने की व्यवस्था हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी हो सकता है? क्योंकि जो गरीब है या किसान है, उनके बच्चे तो बड़े विद्यालय, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो और कैसे चले, इसमें आपके साथ चर्चा करके कैसे हम उस शिक्षा को बहुत बेहतर दे पाए। ज्ञान देनी है, लेकिन मैंने देखा कौशल देने का काम यहां। देखिए, पढ़ने के बाद अगर हाथों में इतनी कुशलता नहीं है कि आजीविका चल सके, तो फिर पढ़ाई का क्या अर्थ है? आप बताइए। हम ऐसी फौज तैयार कर ले, हमारे यहां गांव में कहते थे कम पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया। हर मतलब फिर हल नहीं चला सकता, पढ़ लिया, और ज्यादा पढ़ गया चले अब किसी काम के नहीं है। सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली तो सब बेकार। तो कौशल जरूरी जो यहां दिया जा रहा है, और नागरिकता के संस्कार कहें, अच्छे संस्कार कहें, इंसान बनाना शिक्षा, वो विवेकानंद जी कहते जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, या आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे सा विद्या या विमुक्ता। तो उस दिशा में काम। तीसरा, स्वास्थ्य का आंदोलन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार योग, अब मैं भी योग प्राणायाम नियमित रूप से करता हूं। किसी दिन बहुत व्यस्तता हो तो बात अलग है। मैं एलोपैथी का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, जहां जरूरत पड़े मैं एलोपैथी का इस्तेमाल, लेकिन हमारी जो आयुष, आयुर्वेद और बाकी जो पद्धतियां हैं, हमने एक देवारण्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की। इसमें जड़ी बूटियां, मध्य प्रदेश में दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, उनका संग्रह, उनकी प्रोसेसिंग करके दवाइयां बनाना, ताकि उधर हमारे वनवासी भाइयों बहनों को भी रोजगार मिले और इधर शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिले। और शिक्षा में भी योग को जोड़ना, और उसके साथ साथ स्वावलंबन का आंदोलन। यहां कुटीर उद्योग, अलग अलग उद्योगों के माध्यम से रोजगार। मध्य प्रदेश में भी हमने आजीविका मिशन, बच्चे को अलग अलग रोजगार के साधन, स्वरोजगार के साधन कैसे मिले, उसका एक अभियान प्रारंभ किया है। पर्यावरण का आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा से चल रहा है। उसी में से ये बात पैदा हुई कि मैं रोज एक बजे के परोपदेश कुशल बहुत दे रहे, सबसे कहो पेड़ लगाओ, खुद लगा ही नहीं रहे। तो हमने तय किया कि शिवराज रोज एक पेड़ लगा। तो मैं घोषित रूप से रोज मेरी दिनचर्या में शामिल है, रोज पेड़ लगाना। मतलब मंदिर में पूजा करके गाय को रोटी खिलाना। गाय ने 2 बच्चियां हैं हमारी। आज हम 3 बार मुख्यमंत्री के बाद चौथी बार बनने के पहले बीच में गैप आ गया था 1.25 साल का। तो हमने तो सोचा था लंबा हो गया, लेकिन फिर चमत्कार हुआ। आंखों का चमत्कार, 1.25 साल बाद फिर आ गए। अच्छा, जब हम चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो नवरात्रि में अपनी साधना होती है। शारदीय नवरात्रि में हम विधिवत करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। रात को, अष्टमी की रात में आहुति हम लोग डाल रहे थे। अच्छा, मैं जब भी सीएम हाउस में रहा, मैं गाय जरूर ले आता हूं। पहले 2 गाय हम लाए थे, 2 की जब हम निकले तो 44 हो गई थी। अब वो खेत में हम चौथी बार बने तो फिर 2 गाय ले आए। अब 2 गाय की बछिया अष्टमी की रात में जैसे ही हमारा हवन पूरा हुआ और बछिया का जन्म हुआ, तो साधना ने नाम रख दिया अष्टमी। वो अष्टमी लड़ियाती बहुत है। जैसे टाइम हो जाता, रोटी नहीं मिलती तो चिल्लाने लगती है। तो उसको बिना खिलाए में जा नहीं सकता कहीं। तो अष्टमी और एक पैदा हुई धनतेरस के दिन, उसका नाम धनवंतरी।
दोनों को रोटी खिलानी पड़ती, और उसके बाद पेड़ लगाता हूं रोज नियम से। अगर भोपाल में हुआ तो एक स्थान तय वहां लगाता हूं। आज सौभाग्य मिला कि विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ लगाया, और प्रेरणा में सबको ये कहता हूं कि रोज मत लगाओ, हर खुशी के मौके पे तो लगा दो, जन्मदिन पे लगा दो, शादी की वर्षगांठ पे लगा दो, दो ही मिलके, या पिताजी माताजी की स्मृति में लगा दो। तो पर्यावरण का अभियान, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में हम अलग अलग तरीके से स्वच्छ नदियां कैसे बने। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही ग्लासगो में जाके, मोदी जी आज कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। वन सन, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड। और जब मोदी जी ने यह कहा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा वन सन, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड एंड वन नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में भी क्लीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, उस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। ये भी गुरुदेव की प्रेरणा है। और नारी जागरण पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतनी कहूंगा कि हमने एक योजना बनाई, क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, सांसद विधायक भी नहीं था, तब निर्धन बेटियों की शादी एक समस्या होती थी, वो करने की कोशिश मित्रों के साथ करता था। 12 बज गए लेकिन 5 मिनट और, ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना। तो मैं एक ऐसी सामाजिक सभा में, मैं वक्ता अच्छा बन गया था, तो जब तक कोई मुख्य अतिथि नहीं आ जाए तब तक टाइम काटने के लिए कई बार किसी को खड़ा कर देते हैं, बोलो। तो एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में गया तो मुख्य अतिथि नहीं आए, तो उन्होंने कहा शिवराज अच्छा बोलता है, इसी को खड़ा कर दो। तो मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो ही कल है। तो एक अम्मा खड़ी हो गई, बूढ़ी, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आन दो, बेटी को आन दो। बेटी आ गई और शादी के लायक हो गई, तो दहेज में शादी के पैसा तू देगा, इंतजाम तू करवाएगा, आने दो बेटी। अब मेरा माथा ठनका कि ये केवल भाषण से नहीं हो सकता, बेटी को जब तक लोग बोझ मानेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने मित्रों के सहयोग से। और जब मैं सांसद बना तो मेरी जिंदगी में साधना भी आ गई। तो हम दोनों बड़ी श्रद्धा से बेटियों की शादी मध्य प्रदेश वाले जानते करते थे, मित्रों के सहयोग से। और मैं सांसद का अपना जो भत्ता मिलता था, वेतन और भत्ता तो अलग अलग हिस्से होते हैं, तो भत्ते का जो पैसा बचा के रखता था वो शादी में खर्च करता था। फिर हमने 60 बेटी, और एक दिन मैं गांव में गया तो लोगों ने कहा कि ये 3 बेटियां हैं, जिनके तो माँ बाप है, छोटी छोटी बेटियां हैं, तो बोले इनकी कुछ मदद कर दो। मैं उस समय सांसद था, मुझे लगा कि अन्य का 5-10 हजार रुपया दिलवा भी दिए तो क्या होगा। तो फिर मुझे गुरुदेव की आंखें दिखाई दी और मैं बेटियों को अपने संगे ले गया। और जाकर मैंने साधना को कहा कि मैं ले आया, मैं तो लेता हूं, मेरे पास तो टाइम है नहीं, तुम संभालो। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 3 वो, इसके बाद और 4 बेटियां अलग अलग मिली, 7 को बेटी की तरह पाल के पिछले मई में शादी करके विदा किया है, और उसमें इन्हीं का योगदान। लेकिन दिमाग में एक बात आई कि मुख्यमंत्री बनते कि बेटी बोझ क्यों, बेटी को वरदान बनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने अफसर बुलाए और बुलाकर कि ऐसी योजना बनाओ कि मध्य प्रदेश में जो बेटी पैदा हो वो लखपति हो। अफसरों ने सोचा नए नए बने तो जरा ज्यादा जोश आ रहा है, 2-4 दिन में ठंडा हो जाएगा। अब वो सर इम्पॉसिबल, ये कैसे होगा। तो मैंने कहा
बहुत आसान है, पैदा होती इतने पैसा उसके नाम पे जमा कर दो कि जब वो बड़ी हो तो लाख रुपया से ज्यादा मिल जाए। बहुत विरोध हुआ मेरी योजना का, अफसरों ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, बाद में अंत में मैंने कहा कि मुख्यमंत्री मैं हूं, तो मेरे रहना तो करके देना पड़ेगा, बना के लाओ योजना। तो योजना बनी लाडली लक्ष्मी, और उसमें तय किया कि बेटी पैदा होगी तो 2 बेटियों तक पैदा होते ही 30,000 रुपया के बचत पत्र बेटी के नाम पे खरीद के दे देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000। और जब क्योंकि मैंने शिक्षा से जोड़ दिया कि इस लालच में भी पढ़ाई कि अब 6वीं 11वीं में जाएगी तो 6,000 मिलेंगे, 12वीं में जाएगी तो 6,000 मिलेंगे। नहीं, कई बार वैसे योजना बना दो तो कोई पढ़ाई नहीं, तो हमका कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध लगाओ। और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटी को मिलेंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश मन में था कि बेटी लखपति होनी चाहिए। 41 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में, 41 लाख। और जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला के वो 6-6 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना की, इक्का दुक्का बार तो ऐसा हुआ तो सुसु भी मेरी गोद में ही करते थे। लेकिन वो अब 12वीं में आ गई, कॉलेज में जा रही, तो देख के ऐसा मन आनंदित होता है। फिर इस साल मैंने तय किया कॉलेज में जाएगी तो 25,000 और पाएगी पढ़ाई के लिए। उसका फर्क ये पड़ा कि जो सेक्स रेशियो था मध्य प्रदेश में, 1000 बेटियों पे 1000 बेटों पर 912 बेटी पैदा होती थी। इस साल अभी जो आंकड़े आए 956 बेटियां पैदा हो रही है। और धीरे धीरे ये संख्या मैं बराबर करना चाहता हूं, 1000 बेटा तो 1000 बेटियां। मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लाली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी, कॉलेज की पढ़ाई के लिए अलग इंतजाम, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन जन्म लेने से लेके अंतिम सांस तक मैंने सरकार को मां, बहन और बेटी के साथ खड़ी कर दिया। नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण ये जरूरी है। कुरीतियों का उन्मूलन हो, नशा समस्या है लेकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल बंदी उसका इलाज नहीं। हम एक राज्य से खबरें सुनते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री ने फैसला बहुत साहसपूर्ण किया, लेकिन कितनी समस्या है। तो नशा मुक्ति आंदोलन वही एकमात्र उपाय है। और ये सब अगर कर पा रहे हैं तो वो दिन था होशंगाबाद का सेठानी घाट, गायत्री शक्तिपीठ, उनकी देखती हुई आंखें जैसे इशारा कर रही हो कि कर, और उसी से ऊर्जा मिल रही है। और वही काम निरंतर रोज प्रार्थना करता हूं कि बेहतर से बेहतर करके जिंदगी को सफल और सार्थक करें, गुरुदेव के पूरे आदेश का पालन हो जाए। पहली बार इतने विस्तार से, क्योंकि ऐसे भाषण कभी नेता देते नहीं, लेकिन मैंने दिन की बात चूंकि आपने प्रेरित किया और संचालक महोदय ने भी कहा अनुभव, तो मुझे लगा कि अपनों के बीच में ये बात प्रेस के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, मैं ये आग्रह करना चाहता हूं। ये बात परिवार के लिए है। परिवार की बात परिवार में आके मैं सचमुच में धन्य हूं, और आप भी धन्य हैं कि गायत्री परिवार से जुड़ने का सौभाग्य आपको मिला है। अपना गायत्री परिवार, और इस मंच से खड़े होके आप नोट कर लेना, आज मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं कि परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से तो मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अपना देश भारत कराएगा। ये होना है, ये सुनिश्चित है।
और हमारा सौभाग्य कि उसके उपकरण हम भी बन रहे हैं, गिलहरी की तरह योगदान हम भी दे रहे। आप सब सौभाग्यशालियों को मैं प्रणाम करता हूं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।